हेलो एवरीवन, सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम, गुड इवनिंग। मैं सुनील जांगेड आपके अपने यूट्यूब फैमिली अचीवर्स गुरुकुल में वेलकम करता हूं। और आज के इस सेशन में हम इंग्लिश के जो बेसिक्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। राइट 2013 से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं और इस एक्सपीरियंस के दौरान तमाम स्टूडेंट्स मुझे ऐसे मिले जिनकी इंग्लिश को लेकर लगातार प्रॉब्लम्स बनी रहती है, दिक्कतें आती रहती है, बैरियर्स बनते रहते हैं। ठीक है, कई बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद भी वो अपने आप को इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं। तो मेरा मानना है कि मेन जो प्रॉब्लम की वजह है वो बेशक उनके बेसिक्स हैं, उनके फंडामेंटल्स हैं जो कि क्लियर नहीं है। दैट्स वाई कॉन्सेप्ट क्लैरिटी उनको बहुत अच्छे से नहीं आती है और जो है वो इंग्लिश में उनको दिक्कतें हमेशा वो फेस करते ही रहते हैं। राइट, और एक सेंटेंस आप लोगों ने सुना होगा कि जो है जब बेस ही क्लियर ना हो, ठीक है, जब बेस ही बहुत अच्छा ना हो तो आप बिल्डिंग इमेजिन कर सकते हो कि उस बिल्डिंग की लाइफ क्या रहेगी, वो कितना स्टेबल रह पाएगी। ठीक है, बेशक नहीं रह पाएगी, हम जानते हैं। राइट, एक जो सोल्जर होता है जब उसकी ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा होता है तो उसका ट्रेनर जो होता है वो बताता है कि जितना ज्यादा आप ग्राउंड में अपना स्वेट, अपना पसीना बहाओगे, ठीक है, सरहद पे उतना ही ब्लड जो है वो आप लोगों का कम बहेगा। राइट, तो उसी बात में मैं आपको कहूं कि बेसिक्स ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और जितने भी स्टूडेंट्स यहां पे तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो डिफेंस, बैंकिंग या एसएससी के किसी भी एग्जाम की, मेरा मानना है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स रूरल बैकग्राउंड से आते हैं। तमाम दिक्कतें उनके साथ रही, लाइक जो है उनकी शायद स्कूलिंग अच्छी नहीं रही। ज़्यादातर तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे होते हो, हम सबको पता है कि उनके हालात क्या हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के। कुछ खुद से पढ़ने के विलिंग नहीं थे, कुछ को जो है अच्छे टीचर्स अवेलेबल नहीं हुए, कुछ के घर पे फैमिली में जो है इंग्लिश को लेकर अच्छा माहौल नहीं था। तो ये तमाम दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन अभी हम बिल्कुल आज इस फर्स्ट वीडियो में, ठीक है, उसी मुहिम को हम शुरू करते हैं। और पहला हमारा काम जो है उसी प्रॉब्लम को दूर करना है जो ज्यादातर स्टूडेंट्स जो फेस करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है, डिसीजन लिया कि पहले स्टूडेंट्स के बेसिक्स को बहुत सॉलिड बनाया जाए। और इसी रास्ते में मैं 4-5 वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा बेसिक्स की। ठीक है, इनको आप लोगों को देखना, अच्छे से समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बेशक आपको वीडियोस को बार बार आपको देखना पड़े, लेकिन पहले आप इनको क्लियर करना, इनको आप अच्छे से समझना, उसके बाद आप पाओगे कि चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ये वादा है मेरा। राइट, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और बेसिक्स की हम बात करें तो देखो, मान लो कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ते हो, लैंग्वेज की मैं बात करूं इंग्लिश या फिर हिंदी, संस्कृत, ठीक है, चाइनीज, फ्रेंच, कोई भी लैंग्वेज है। ठीक है, हर किसी लैंग्वेज की जो स्टार्टिंग होती है, जो बेसिक यूनिट होती है, दैट इज साउंड्स। ठीक है, साउंड्स वो हुआ करती हैं। ध्वनि जो है वो किसी भी लैंग्वेज की इनिशियल चीज रहा करती है। ठीक है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि अभी तो जैसे हम बोलते हैं, बहुत सारी जो है, जैसे किसी बच्चे को लो, किसी बर्ड, पक्षी को, जानवर को, ठीक है, सबसे पहले क्या आई है? साउंड आई, ध्वनि आई। और साउंड के मिलने से ही, साउंड के कलेक्शन से ही जाके फिर जो बनते हैं दैट इज लेटर। ठीक है, आपके जो है लेटर बनते हैं, अक्षर बनते हैं। इंग्लिश में 26 हैं और हिंदी में 52 लेटर्स ये हुआ करते हैं। ठीक है, लेटर्स मिलके बना है साउंड से, एक से ज्यादा साउंड के मिलने से लेटर बना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यदि बात करूं, एक इंग्लिश का लेटर है एच। ठीक है, इसको यदि हम देखें तो आप पाओगे इसमें अलग अलग, दो अलग अलग साउंड है, एक ए की साउंड है और एक च की साउंड है। ओ की यदि हम बात करें, एक साउंड अ की है और दूसरी साउंड किसकी है? ओ की है। एक से ज्यादा साउंड के मिलने से क्या बना? लेटर बना। राइट, एक से ज्यादा साउंड के मिलने से आपका लेटर बनता है। राइट, उसके बाद देखो, लेटर्स का जब कलेक्शन बनता है, एक से ज्यादा लेटर्स के मिलने से जाके जो बनता है दैट इज कॉल्ड व्हाट? वर्ड। शब्द उसको हम कहा करते हैं। ठीक है, अलग अलग लेटर्स के मिलने से जाके ये बन जाता है। जैसे एक मैं कहूं हाउस की मैं बात कर रहा हूं, अब ये हाउस, इस वर्ड बन गया हाउस, और इसमें अलग अलग लेटर है, एच, ओ, यू, एस, ई, और अलग अलग जो लेटर हैं उनके अंदर अलग अलग जो है साउंड है, ध्वनि है, वो आप देख सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो होती है,
ऐसा कभी नहीं होता कि लेटर को जोड़ने से शब्द बन जाएगा, वर्ड बन जाएगा। बेशक बन जाएगा, लेकिन कब, जब उसका कोई ना कोई मीनिंगफुल सेंस होनी चाहिए, ठीक है, मीनिंग होना चाहिए। लेटर्स के मिलने से शब्द कब कहलाएगा, जब उसका अपना कोई मतलब है, अर्थ, अभिप्राय है, तभी वो आपका जाके वर्ड बनता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अच्छा, एक से ज्यादा शब्दों के मिलने से बनती है आपकी फ्रेज, एक से ज्यादा शब्दों के मिलने से बनता है क्लोज, एक से ज्यादा शब्दों के मिलने से बनता है क्या, सेंटेंस, ठीक है। इस तरीके से, और इस तरीके से फिर जाके आप लोगों की बन जाती है अल्फाबेट, बन जाती है वर्णमाला, बन जाती है, जिसमें एक से ज्यादा शब्द जो है देखे जाते हैं, ठीक है। तो आज की जो क्लास है, आज की जो वीडियो है, उस वीडियो में मैं आपको जो सेंटेंस, वाक्य होता है और उसके जो टाइप्स, प्रकार होते हैं, उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, ठीक है, कैसे कैसे कैटेगराइज किया जाता है, अलग अलग जो कैटेगरीज के अंडर कौन से सेंटेंस आते हैं, कैसे वो सेंटेंस आप लोगों को जो है ग्रामर के दूसरे चैप्टर्स लाइक कंजंक्शन, टेंस, और फिर आपका एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंडीशनल सेंटेंसेस, उन तमाम चैप्टर्स में कैसे मदद करेंगे, वो सब बातें आप लोगों को मैं बताऊंगा। बहुत ध्यान से देखना वीडियो को, सेशन को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। कोई भी चीज कंफ्यूज करे तो वीडियो को आप फिर से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सभी की सभी वीडियोस आपके लिए यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल रहेंगी हमेशा, राइट। तो चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं, बात करें। और जब उसको कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है, तो दो तरीके हमारे पास अवेलेबल रहते हैं किसी भी सेंटेंस को कैटेगराइज करने के लिए, ठीक है। पहला जो है, फर्स्ट जो है, दैट इज फंक्शन बेस्ड सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो फंक्शन के आधार पर हुआ करते हैं, ठीक है, फंक्शन बेस्ड, राइट। सेकंड जो है, सेकंड कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो स्ट्रक्चर के बेस पे होते हैं, ठीक है, उसकी बनावट के आधार पे जो सेंटेंस होते हैं, ये आपका जो है सेकंड टाइप हो गई है, सेकंड कैटेगरी हो गई है। एक फंक्शन के बेस पे, दूसरा जो है स्ट्रक्चर के बेस पे। फर्स्ट पॉइंट है आपका फंक्शन बेस्ड सेंटेंसेस कौन से होते हैं, वो देख लेते हैं। अब यहां पे एक वर्ड है फंक्शन। अब फंक्शन का मतलब क्या होता है, ये सीखने समझने की है, बाकी तमाम बातें आप लोगों को अपने आप समझ में आ जाएंगी। फंक्शन का मतलब कतई ना समझे कि जो फंक्शन होता है, जो पार्टी वगैरह और ये वो जो फंक्शन होते हैं, ठीक है, जो कुछ सेरेमनी वगैरह जो होती है, ठीक है, जहां पे आप जाके पार्टी इंजॉय कर सकते हैं, ये वो फंक्शन तो कतई नहीं है। फंक्शन का मतलब होता है कि हर चीज का एक अपना फंक्शन होता है, अपना काम होता है। मैं आपके सामने हूं, मेरा काम, फंक्शन क्या है, पढ़ाना मेरा फंक्शन है। आप पढ़ रहे हो तो पढ़ना आपका फंक्शन है, ये मार्कर का फंक्शन लिखना है, ठीक है, और बाकी तमाम चीजें मेरे सामने, कैमरा है, कंप्यूटर है, इनके भी अपने अपने फंक्शन है। किसी मशीन का फंक्शनिंग है कि वो वर्क करना, वो मूवमेंट करती है, वो अपना काम करती है, हर चीज का अपना एक फंक्शन है। तो फंक्शन बेस्ड जो सेंटेंसेस होते हैं, हर सेंटेंस अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शन को बताएगा, अपने एक स्पेसिफिक काम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। कौन कौन से वो हैं, वो देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो आपका फंक्शन बेस्ड सेंटेंसेस में जो होते हैं, वो होते हैं असर्टिव सेंटेंसेस, ठीक है। अभी बस सिर्फ टोटल नंबर्स बता दूं मैं आपको, फिर उसके बाद डिटेल में इनके बारे में बताऊंगा। असर्टिव सेंटेंसेस, ठीक है। असर्टिव के बाद जो सेकंड जो फंक्शन बेस्ड सेंटेंसेस होते हैं, वो होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें आप क्वेश्चन पूछते हैं, पर्सन वाचक जिनको कहा जाता है। थर्ड जो है दैट इज इंपैरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इंपैरेटिव सेंटेंसेस यानी कि वो सेंटेंस जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस देते हैं, सुझाव, सलाह, आदेश, प्रार्थना, ठीक है, वगैरह दी जाती है। डिटेल में आगे जानेंगे हम अभी इनको, है ना। फिर फोर्थ जो है आपका जो सेंटेंस है दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो जो सडन फीलिंग को शो करते हैं, अचानक से आई फीलिंग, इमोशंस को जो बताते हैं, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी, विस्मयादिक बोधक बोलते हैं। और लास्ट जो है दैट इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। लास्ट में जो मिला वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हम इनको कहते हैं, जिसमें
आप जानते होंगे तमाम सेंटेंसेस जिसकी मदद से आप किसी को ब्लेसिंग्स देते हो, ठीक है, आशीर्वाद दे सकते हो, कर्स कर देते हो, अभिशाप दे देते हो, अपनी एक विश को, इच्छा को जाहिर करते हो, वो सभी सेंटेंसेस आपके ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, राइट। तो ये थे फंक्शन के बेस पे, ठीक है। एक फंक्शन होता है, कोई ना कोई पर्पस होता है, काम होता है जो वो कर रहे होते हैं, आगे देखेंगे। अब देखो स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंसेस में एक आपका सेंटेंस होता है दैट इज सिंपल सेंटेंस, ठीक है, सिंपल सेंटेंस। सेकंड जो है दैट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपके हुआ करते हैं। और एक आपका जो होता है दैट इज कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। तीनों को डिटेल से पढ़ेंगे, तीनों को डिटेल से पढ़ेंगे। ये वो पार्ट हैं जिनके बारे में आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा। लेकिन इंग्लिश के अंदर सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट रोल जो होता है, कंफ्यूजन जिसकी हम बात कर रहे थे, वो बेशक जो सेंटेंस है वो आपके स्ट्रक्चर बेस्ड, ये तीनों सेंटेंसेस होते हैं जो आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। चाहे वो कंजंक्शन चैप्टर है, कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, उन सभी चैप्टर्स में, ठीक है। तो चलिए डिटेल से डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले आपके सामने आ चुका है असर्टिव सेंटेंसेस, ठीक है। असर्टिव सेंटेंसेस को हिंदी में बोलते हैं निश्चय बोधक, ठीक है, निश्चय बोधक वाक्य जो हुआ करते हैं, राइट। अब असर्टिव सेंटेंसेस जो है ये कॉम्बिनेशन होता है, कनेक्शन होता है, या फिर ये कह लो मिश्रण होता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन है अफर्मेटिव का और नेगेटिव का। यानी कि तमाम सकारात्मक जो वाक्य होते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, और तमाम जो नकारात्मक वाक्य होते हैं, ये दोनों के मिलने से बना है असर्टिव सेंटेंसेस, ठीक है। आप जिस सेंटेंस को पाओ कि नेगेटिव है या सिंपल सेंटेंस है, तमाम तुरंत जो है आपका पॉइंट जाना चाहिए कि सेंटेंस आपका कैसा है, बेशक असर्टिव है। और ये वो सेंटेंसेस हैं जो आपके किसी भी जो है फैक्ट को बताते हैं, कोई तथ्य, कोई स्टेटमेंट, कोई कथन वगैरह बताना हो, कोई डिस्क्राइब करना हो चीजों को, पेन के बारे में, मार्कर के बारे में, ठीक है, जो है आपके चारों ओर, आपकी सराउंडिंग्स में जो भी चीजें हैं, आप उनको जब डिस्क्राइब करते हो, आप किसी पर्सन के बारे में डिटेल करते हो, ये सभी सेंटेंसेस जो है जो डिस्क्राइब करने के काम में आते हैं, वो सभी आपके असर्टिव सेंटेंसेस हैं। और उसके साथ साथ कुछ इवेंट्स को, घटनाओं के बारे में बताने के लिए असर्टिव सेंटेंसेस आते हैं। ऋतिक वर्कड हार्ड, ऋतिक मेहनत करता था, ये एक फैक्ट है ऋतिक के बारे में, ऋतिक के बारे में एक स्टेटमेंट है। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि ऋतिक को डिस्क्राइब किया जा रहा है, या फिर ये कह सकते हो कि ऋतिक के बारे में कोई इवेंट है जिसको आप अपना रिपोर्ट कर रहे हो, राइट। उसके बाद ही डिड नॉट वर्क हार्ड, नेगेटिव है तो भी असर्टिव हो गया, किसी के बारे में फैक्ट है, किसी के बारे में स्टेटमेंट आप दे रहे हो सेंटेंस के अंदर। दैट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द यमुना, फैक्ट है, तथ्य है, ठीक है। या फिर ये कह सकते हो कि ये जो है किसी इवेंट को आप रिपोर्ट कर रहे हो, राइट। असर्टिव जो बिल्कुल निश्चय बोधक जो होते हैं, जिसमें सभी सकारात्मक और नकारात्मक सेंटेंसेस जो है उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव, हिंदी में हम इसको नाम देते हैं पर्सनवाचक, ठीक है, जिसमें आप क्वेश्चन पूछते हो। एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड होता है साइन ऑफ इंटेरोगेशन से, इस साइन को भी आप अच्छे से समझते ही हो, साइन ऑफ इंटेरोगेशन से एंड होता है। दो तरीके के मेजर टाइप होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के, दो टाइप होते हैं। एक टाइप हो यानी कि जिनका जो जवाब होगा वो या तो यस में होगा या तो नो में होगा, ठीक है। और आपका क्वेश्चन पूछने का पर्पस ही यही है, जब आप क्वेश्चन पूछते हो ना, तो इसी उद्देश्य से आप पूछ रहे हो कि सामने वाला या तो यस कहे उस चीज के बारे में, या तो सामने वाला नो में जवाब दे, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो यस नो क्वेश्चंस कहलाते हैं। और एक क्वेश्चंस होते हैं WH क्वेश्चंस, ठीक है, जिनको आप व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हु, हुम, ठीक है, विच, इन तमाम वर्ड्स के साथ आप क्वेश्चन पूछ लेते हो। इनका जो जवाब होता है वो किसी प्लेस को, टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। दोनों के बारे में देखो, डिड यू डांस, डिड यू डांस, मैंने क्वेश्चन पूछा क्या आपने डांस किया, क्या आप नाचे, तो रिप्लाई आप या तो कहोगे कि यस मैंने डांस किया, या आप कहोगे कि नहीं आई डिड नॉट डांस, ठीक है, आप ऐसा बोलोगे। और सामने वाले ने जब क्वेश्चन पूछा तो वो भी उसी पर्पज से पूछा है, वो यस और नो में क्वेश्चंस उसने जानने के लिए क्वेश्चन किया है। व्हेन डिड शी कम,
शी कब आई, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका WH वर्ड से, व्हेन से पूछा गया है। एक बड़ी बात यदि पहचानना हो, यस नो के क्वेश्चन कौन से होते हैं, जितने भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपको या तो मिल जाए मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब, मॉडल समझते हो, या फिर मिल जाए हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, मॉडल से पूछे गए जितने भी क्वेश्चन होते हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब से पूछे गए जितने भी सेंटेंसेस क्वेश्चंस होते हैं वो सभी यस नो क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, मॉडल आपको ना पता हो तो भी बता दूं, देखो जो मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब होती है नंबर में 13 है, हेल्पिंग वर्ब नंबर में 14 है। ठीक है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड। ठीक है, ought to, used to, must, need और dare, ये सभी मॉडल होते हैं। हेल्पिंग वर्ब में बी बेस वर्ब की 8 फॉर्म्स आती हैं, इज, एम, आर, वोज, वर, बीन, बीइंग और बी खुद, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। डू बेस वर्ब में 3 फॉर्म्स होती हैं, डू, डज, डिड, हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। हैव बेस में वर्ब में भी 3 फॉर्म्स होती हैं, हैज, हैव, हैड, ये सभी आपकी तमाम जो है 14 है नंबर में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब हुआ करती हैं। इनमें से किसी भी एक से यदि क्वेश्चन शुरू होता है तो तय कर लेना ये क्वेश्चन आपका यस नो क्वेश्चन आपका हुआ करता है, यानी कि सुनने वाला जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो भी हाँ ना में जवाब चाह रहा होता है और जो जवाब दिया जाएगा वो भी हाँ ना में ही जवाब दिया जाएगा। उसके बाद यहां पे जो when did she come, ये वो क्वेश्चन होते हैं जो आपके WH वर्ड से शुरू होते हैं। तमाम WH वर्ड्स हैं, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच, हु, whom। ठीक है, ये तमाम WH वर्ड्स हैं, इनका रिप्लाई अलग तरीके से होता है। कोई फैक्ट बताना होगा, कुछ बताओगे, कहां पे जो है कब शी ने कम किया, कब वो आई, कहां पे वो, वेयर, ठीक है, हाउ, कैसे आई, ठीक है, किस व्हीकल से आई, ठीक है, तो और हाउ ऑफन, कितनी बार वो आती है, वगैरह तमाम WH वर्ड जो है वो यूज किए जाते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको पता चल गया। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इसको हम हिंदी में बोलते हैं आज्ञा सूचक, इंपेरेटिव। ठीक है, आज्ञा सूचक, जिसमें जो ऑर्डर को किसी भी सेंटेंस में आदेश देना हो, ठीक है, कोई भी आदेश देना हो, आदेश देने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, रिक्वेस्ट कोई है, ठीक है, आप प्रार्थना करना चाहते हो, कोई एडवाइस आप सलाह देना चाहते हो, सलाह देने के लिए, ठीक है, कमांड आदेश ही होता है, सजेशन कोई सुझाव वगैरह देने के लिए, ठीक है, ये सभी सेंटेंसेस आते हैं। द बिगेस्ट थिंग इफ यू टॉक अबाउट इंपेरेटिव सेंटेंसेस के डिफरेंट 5 आइडेंटिटीज हमारे पास हैं, 5 आइडेंटिटीज हैं जो किसी सेंटेंस के इंपेरेटिव होने की गारंटी हुआ करती है। 5 आइडेंटिटीज होती हैं। इन 5 आइडेंटिटीज में से इधर किसी सेंटेंस में तुम्हें ये इनमें से कोई भी वर्ड मिला, उधर गारंटी हो जाती है कि जो सेंटेंस है वो इंपेरेटिव ही है। जैसे कौन सी आइडेंटिटीज हैं भाई, ये प्लीज या काइंडली, डोंट नाम का वर्ड, लेटस नाम का वर्ड, या लेट नाम का वर्ड, या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये 5 आइडेंटिटीज ही तो हैं जो किसी भी सेंटेंस के इंपेरेटिव होने की गारंटी होती हैं। सेकंड जो इंपॉर्टेंट बात है इंपेरेटिव सेंटेंसेस को लेके कि वो इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट इज नीदर रिटन नॉर स्पोकन, सब्जेक्ट ना तो लिखा जाता, सब्जेक्ट ना तो बोला जाता, लेकिन अंडरस्टूड होता है। यू को अंडरस्टैंड किया करते हैं हम हमेशा, माना जाता है यू कि वहां पे अवेलेबल होगा, लेकिन लिख सकते हो क्या? नहीं। क्या बोल सकते हो उसको बोलते टाइम? नहीं। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन वगैरह देने के लिए। फोर्थ टाइप की ओर जाते हैं भाई मेरे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। आप इनके बारे में अच्छे से समझ में आता होगा, पता होगा। विस्मयादि बोधक वाक्य इनको बोलते हैं। ठीक है, विस्मयादि बोधक, राइट, विस्मयादि बोधक, जिसमें आप सरप्राइज, हैरानी शो करते हो, एडमिरेशन, किसी को एडमायर करते हो, ठीक है, सोरो, दुख को बताते हो, या फिर दूसरी फीलिंग को रिप्रेजेंट करते हो, दूसरी किसी भी फीलिंग्स को, वो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। एक एक्सक्लेमेटरी साइन मिलेगा, एक एक्सक्लेमेशन को शो करने वाला वर्ड मिलना तय है। ठीक है,
कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड WH वर्ड भी मिल जाते हैं, जैसे यहां पे हाउ और व्हाट है, हाउ और व्हाट, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड भी हैं। इनके अलावा तमाम दूसरे एक्सक्लेमेटरी वर्ड भी होते हैं, जैसे वाओ, ब्रेवो, एलास, हुर्रे, ठीक है, ये तमाम एक्सक्लेमेटरी वर्ड मिलेंगे। एक एक्सक्लेमेटरी साइन भी इनके अंदर हुआ करता है, सडन फीलिंग को बताते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अचानक से कोई भी फीलिंग आई, कोई भी शानदार चीज आप लोगों ने देखी, आपने कहा जो है व्हाट एन आर्टिस्ट शी इज, कितनी शानदार आर्टिस्ट है वो, ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है, कोई गाड़ी जाती हुई आपने कहा व्हाट अ नाइस कार, ठीक है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। आप रास्ते से जा रहे हो, कोई नीडल आपके पैर में चुभी, आपने तुरंत कहा आउच, वो आउच भी आपका एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, ठीक है। ओ माई लॉर्ड, ओ माई गॉड, ठीक है, कहीं पे भी कोई भी सडन फीलिंग, कुछ अच्छा दिख जाए, ठीक है, सरप्राइज आपको शो करना हो, तो फिर हम ये सेंटेंसेस यूज करते हैं एक्सक्लेमेटरी। उसके बाद हम जानेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे सेंटेंसेस, और कैटेगराइज हमने जो किया है फंक्शन बेस्ड, और उसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है ये लास्ट टाइप बन जाया करती है, ठीक है। फिर इसके बाद हम जानेंगे स्ट्रक्चर बेस्ड जो सेंटेंसेस होते हैं उनके बारे में, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका वही सेक्शन रहा करता है, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें आप प्रेयर, कोई भी प्रे वगैरह करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ठीक है, कोई भी प्रार्थना जिसमें की जाए, जिन सेंटेंसेस में कीन विश हो, बहुत ज्यादा किसी चीज को लेके जब आप इच्छा शो करते हो, ठीक है, विश को शो करना हो, कर्स, कोई भी अभिशाप वगैरह शो करना हो, ठीक है, इस सब को बताने के लिए हम यूज करते हैं क्या, आपके जो सेंटेंसेस होते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग माय सन डॉटर, ठीक है, परमात्मा करे आपकी आयु लंबी हो करके, ये तमाम सेंटेंस हमने बोले हैं, सुने हैं, देखे हैं, ठीक है। और मे गॉड ब्लेस यू ऑल, इस तरीके के सेंटेंसेस जिनमें आप ब्लेसिंग्स देते हैं, वरदान या फिर अभिशाप शो किया जाता है, वो सभी सेंटेंसेस आपके ऑप्टेटिव हुआ करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट 5 जो टाइप्स थी सेंटेंस को हमने कैटेगराइज किया फंक्शन के आधार पर, उनकी फंक्शनिंग किस तरीके की होती है, अलग अलग सेंटेंस के अपने फंक्शन जाने, कुछ आपसे सीधे सीधे फैक्ट या स्टेटमेंट के बारे में बताना उनका मेन फंक्शन था, कुछ सेंटेंसेस का फंक्शन था कि वो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं, कुछ सेंटेंसेस का फंक्शन था कि ऑर्डर देने के लिए, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस देने के लिए, फिर फंक्शन हुआ फीलिंग को शो करना हो, सडन फीलिंग शो करना हो, ठीक है, ये फंक्शनिंग रही। और लास्ट सेंटेंस जो आपके सामने आया, इसका जो मेन फंक्शन है वो है ब्लेसिंग्स को, कर्स को, वरदान, अभिशाप को शो करना। उम्मीद है बात समझ में आई है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा, अब हम बात करेंगे, क्लोज करके वर्ड आया था, राइट, क्लोज, तो उस क्लोज को ही देख लेते हैं कि क्लोज होता क्या है, फ्रेज होती क्या है, ठीक है। ये जो डेफिनेशन है आप ये समझ सकते हो, ये डेफिनेशन आपकी फ्रेज की भी हो सकती है, क्लोज की भी हो सकती है, और सेंटेंस की भी हो सकती है। तो डेफिनेशन कहती है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक से ज्यादा शब्दों का ग्रुप है, ठीक है, समूह है, कंसिस्टिंग ऑफ, जिसके अंदर कंसिस्ट होता है, मौजूद, विद्यमान रहता है एक सब्जेक्ट, जिनके अंदर एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, या प्रेडिकेट भी बोल सकते हो, या फिर फाइनाइट फॉर्म ऑफ ए वर्ब, किसी भी वर्ब की फाइनाइट फॉर्म, बात एक ही है, ठीक है। क्लोज जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, या तो आप ऐसे बोल लो, या फिर आप कह लो कि एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हुआ करती है, सब्जेक्ट और वर्ब होती है, उसी को हम क्लोज बोलते हैं। सेंटेंस भी वही होता है और फ्रेज भी अल्टीमेटली वही हुआ करती है। जैसे एक सेंटेंस मैंने आपके सामने रखा, सेंटेंस है आई कैन नॉट कुक वेरी वेल, मैं अच्छे से कुक नहीं कर सकता हूं। तो इस सेंटेंस में आई नाम का ये जो वर्ड है, ये बेशक क्या है, सब्जेक्ट है, और ये बाकी के जो वर्ड्स हैं सब्जेक्ट को छोड़कर, ये सभी वर्ड्स आपके प्रेडिकेट हुआ करते हैं। तो स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि क्लोज जो है, क्लोज के अंदर एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, कौन सा पार्ट प्रेडिकेट होता है, ठीक है, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलेंगे तो क्लोज कैसे बनेगा। तो चलिए जानते हैं, दो बातें हमने की, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के मिलने से क्लोज बनता है, ये आई सब्जेक्ट हो गया, बाकी वर्ड्स प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट जो हम बोलते हैं, सब्जेक्ट बोला जाता है किसको, whom we talk about, whom we talk about, कहने का मेरा मतलब होता है जिसके बारे में बात चल रही हो,
जिसके बारे में बात चल रही होती है, ठीक है, किसी भी पर्सन के बारे में, ठीक है, या किसी वस्तु के बारे में, जिसके भी बारे में बात हो रही होती है, उसी को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे एक सेंटेंस मैंने कहा, आई कैन नॉट कुक वेरी वेल, मैं अच्छे से कुक नहीं कर सकता हूं, इनएबिलिटी मैंने शो कर दी। तो बात किसके बारे में चल रही है? बेशक आई के बारे में, क्योंकि आई को ही लेके ही मेन फोकस हो रहा है, आई के बारे में ही बात चल रही है, ठीक है। तो आई जो है वो आपका सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जितने भी वर्ड्स होते हैं, रिमेनिंग वर्ड्स, रेस्ट वर्ड्स, सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सभी वर्ड्स प्रेडिकेट कहलाते हैं। तो प्रेडिकेट की डेफिनेशन बन जाती है कि वट एवर इज टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट, वट एवर इज टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है, इसका हिंदी मीनिंग हो गया सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बताया जाता है, ठीक है, जो कुछ भी बताया जाता है उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट, ठीक है। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बताया जाता है वो सारे का सारा पार्ट आपका प्रेडिकेट कहलाता है। और इस तरीके से ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका प्रेडिकेट हो गया, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के मिलने से ये आपका बन गया एक क्लोज बन गया। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के मिलने से ये आपका कह सकते हो एक सेंटेंस बन गया, ठीक है। तो उम्मीद है क्लोज क्या होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के मिलने से क्लोज बनता है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, एक से ज्यादा वर्ड्स होंगे, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात चल रही है और जो कुछ भी बात चल रही है वो प्रेडिकेट होता है। तमाम आप सेंटेंस लिख सकते हो, ठीक है। तमाम सेंटेंस जो है, जैसे मैं कहूं कि आई टीच इंग्लिश, राइट, आई टीच इंग्लिश, तो यहां पे सब्जेक्ट आई हो गया, टीच इंग्लिश जो है आपका प्रेडिकेट हो गया, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के मिलने से क्लोज बन गया। एक सेंटेंस में कहूं कि आई टीच इंग्लिश एट अचीवर्स गुरुकुल, ठीक है, आई टीच इंग्लिश एट अचीवर्स गुरुकुल, तो आई फिर से सब्जेक्ट है और टीच इंग्लिश एट अचीवर्स गुरुकुल ये आप लोगों का प्रेडिकेट हो गया। इस तरीके से फिर से जो है आपका ये क्लोज बन गया, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस में कहूं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडी एट अचीवर्स गुरुकुल, ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ते हैं अचीवर्स गुरुकुल पे पढ़ते हैं, राइट। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आपका सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के बारे में बात क्या चल रही है कि जो है स्टडी एट अचीवर्स गुरुकुल, ये आपका प्रेडिकेट हो गया। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के मिलने से बनता है आपका क्लोज सेंटेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के बेस पे जो सेंटेंस होते हैं उनको हम जानेंगे। तीन तरीके से सेंटेंस, एक सिंपल सेंटेंस, एक कॉम्प्लेक्स और एक कंपाउंड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहता है, ये समझ लो कि पूरा कंजंक्शन चैप्टर आपके जो स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंस होता है इन पे टिका रहता है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस, अ सेंटेंस विच हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब, जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब अभी आपने जाना ना, प्रेडिकेट होता है, ठीक है। और इज मेड ऑफ ओनली वन क्लोज, या फिर जिसके अंदर या तो सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब हो या फिर एक ही क्लोज हो, उस सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। जैसे यहां पे देखो, ए गुड मैन इज ऑलवेज, ए गुड मैन नाम का ये वर्ड सब्जेक्ट हो गया, और ये बाकी का सभी वर्ड्स, ये बाकी के सभी वर्ड्स प्रेडिकेट हो गए, जिसमें फाइनाइट वर्ब कौन है, बेशक इज नाम की वर्ब है, या फिर एक क्लोज होता है। क्लोज यानी कि एक सब्जेक्ट हो गया और एक आपका ये प्रेडिकेट हो गया। इस तरीके से मिलने से जो भी सेंटेंस बनता है, एक सब्जेक्ट हो, एक प्रेडिकेट हो, तो एक क्लोज कह लो या फिर एक सेंटेंस कह लो, ठीक है। एक अगला सेंटेंस है ए विकेड पर्सन। विकेड बोला जाता है कोई बैड पर्सन जो होता है, धूर्त इंसान, ठीक है, जिसको हम कहा करते हैं विकेड, उसको प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, राइट। और इसके बारे में बताया गया है क्या, नेवर गेट्स पीस ऑफ माइंड, उसको कभी भी चैन नहीं मिलता है, उसको कभी भी शांति, सुख शांति नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये आपका बाकी वर्ड्स जो है ये आपका प्रेडिकेट हो गया, और इस तरीके से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के मिलने से जो बन गया वो आपका सिंपल सेंटेंस हो गया है। एक क्लोज कह लो या फिर आप कह लो कि ये सेंटेंस बन गया है, ठीक है। उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही है। जो क्लोज मैंने बताया था वही सिंपल सेंटेंस है भाई, बहुत सिंपल शब्दों में आप समझ सकते हो। अब मेन इंपॉर्टेंट यहां पे है कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस बना है, मेड अप ऑफ, मिलके बना है टू, दो या फिर दो से ज्यादा
प्रिंसिपल क्लोज, मेन क्लोज के साथ, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल क्लोज क्या होता है, मेन क्लोज क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ये ब्लैंक स्लाइड मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यदि, ठीक है, चलिए इसी में देख लेते हैं। देखो क्लोज के बारे में यदि हम बात करें, ठीक है, क्लोज, अब क्लोज दो तरीके से हुआ करते हैं, ठीक है, क्लोज दो तरीके से होते हैं। एक क्लोज को बोला जाता है सुबॉर्डिनेट क्लोज, सुबॉर्डिनेट क्लोज हम बोलते हैं, और एक आपका होता है ये मेन क्लोज, ठीक है, मेन क्लोज। इसी मेन क्लोज को प्रिंसिपल क्लोज भी बोल देते हैं, जो मुख्य क्लोज है, ठीक है, जो प्रिंसिपल का काम करता है, बेस, आधार, प्रधान जो होता है, उसको हम मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज बोलते हैं। अच्छा, सुबॉर्डिनेट क्लोज वो होता है जो, जिसको हम डिपेंडेंट क्लोज भी बोलते हैं। डिपेंडेंट, ये हमेशा डिपेंड होता है, निर्भर होता है। और मेन क्लोज जो होता है ये इंडिपेंडेंट होता है, ये स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट क्लोज हुआ करता है ये, ठीक है। अब बड़ी बात समझना, सुबॉर्डिनेट क्लोज जिसको हमने डिपेंडेंट कहा, जो निर्भर होता है, ठीक है, ये वो क्लोज है जो कैन नॉट स्टैंड अलोन, कैन नॉट स्टैंड अलोन, अकेले नहीं स्टैंड कर सकता है, अकेले आ ही नहीं सकता है। यदि आपके जहन में चलता है कि क्या सुबॉर्डिनेट क्लोज अकेले आ सकता है, तो जवाब होगा नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंडेंट होता है, ये निर्भर होता है, यानी कि सुबॉर्डिनेट क्लोज का अपना कोई भी मीनिंग नहीं हुआ करता, मीनिंगलेस होता है। अब जब कोई मीनिंग ही नहीं कन्वे कर पाएगा तो समझने की बात है, सिंपल सी बात है कि उसका कोई होने से, कोई उसके एग्जिस्टेंस से कोई बेनिफिट होने वाला है नहीं, अकेले आ ही नहीं सकता, इसका अपना कोई मीनिंग ही नहीं होगा, क्योंकि ये तो डिपेंडेंट क्लोज ठहरा, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें मेन क्लोज की, तो ये इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, और ये वो क्लोज है जो कैन स्टैंड अलोन। ये क्लोज जो है आपका कैन स्टैंड अलोन, ये अकेले आ सकता है। इसको आप अकेले लिख दोगे तो बोलने वाले को भी पता होगा कि वो कहना क्या चाह रहा है, वो बोलना क्या चाह रहा है, और सुनने वाले को भी पता होगा कि क्या मीनिंग, मैसेज कन्वे किया जा रहा है। क्लोज दो तरीके से, एक सुबॉर्डिनेट क्लोज, एक मेन क्लोज। सुबॉर्डिनेट क्लोज वो होता है जो डिपेंडेंट बोलते हैं, जो दूसरों पर निर्भर होता है, ठीक है, अकेले नहीं आ सकता कभी भी, क्योंकि उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज वो क्लोज होता है जिसको हमने एक नाम दिया इंडिपेंडेंट, जो स्वतंत्र होता है, ठीक है। अब ये किसी दूसरे पे डिपेंड ही नहीं है, ये अकेले आ सकता है, कहीं पे भी घूम सकता है, फिर सकता है, मौज मस्ती कर सकता है। जब बोलोगे तो पता होगा, सुनने वाले को पता होगा कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, और बोलने वाले को भी पता होता है कि वो क्या मैसेज कन्वे कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इसको, आपको ये सेंटेंस लिखता हूं, एक सेंटेंस मैंने लिखा, एक सेंटेंस है, दे क्लोज्ड द शॉप, दे क्लोज द शॉप बिकॉज इट वॉज टू लेट। यही सेंटेंस में लिख रहा हूं, दे क्लोज द शॉप बिकॉज इट वॉज टू लेट। अब इस सेंटेंस में आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि ये जो बिकॉज नाम का वर्ड है, ये आपका सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है, और इसके बाद ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये जो क्लोज होगा ना, ये आपका सुबॉर्डिनेट क्लोज कहलाता है। और क्योंकि ये सुबॉर्डिनेट क्लोज है, तो ये वो क्लोज है जिसको हमने डिपेंडेंट कहा। आप कहोगे कैसे डिपेंडेंट है, तो सिर्फ इतना सा बोल के देखो, बिकॉज इट वॉज टू लेट, इसका मीनिंग होगा क्योंकि काफी देर हो चुकी थी, ठीक है। तो जो सुनने वाला होगा, लिसनर होगा, उसके माइंड में एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्योंकि काफी देर हो चुकी थी तो क्या, ठीक है, और क्योंकि काफी देर हो चुकी थी तो क्या, मतलब कहना क्या चाह रहे हो, सामने वाले का ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये सुबॉर्डिनेट क्लोज है, ये डिपेंडेंट है, इसका अपना खुद का कोई मीनिंग है ही नहीं। जबकि ये देखो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, एक क्लोज ये है, अब ये जो क्लोज होता है ना, ये मेन क्लोज है, ठीक है, मेन क्लोज। यदि मैं आपको कह दूं दिस क्लोज द शॉप, इसका मतलब हो गया उन्होंने शॉप को बंद कर दिया, ठीक है। बोलने वाले को भी पता रहेगा कि वो क्या कह रहा है, और सुनने वाले को भी पता रहेगा। ये मेन क्लोज है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या, इंडिपेंडेंट, ये स्वतंत्र होता है। जबकि सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन के बाद ये सुबॉर्डिनेट क्लोज बन गया, जिसको हमने डिपेंडेंट क्लोज कहा है, डिपेंडेंट क्लोज। अब आते हैं पॉइंट पे,
अब पॉइंट पे आते हैं भाई। देखो कंपाउंड सेंटेंस, अब ध्यान देना, कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस है जो मेड अप ऑफ टू और मोर मेन क्लोज, जिसके अंदर, जिस सेंटेंस के अंदर दो या दो से ज्यादा मेन क्लोज होते हैं। मेन क्लोज अब आप समझ चुके हो, जो इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, जो क्लोज हमेशा स्वतंत्र होते हैं, उन ऐसे सेंटेंस जिसमें दो मेन क्लोज मिल जाए, दो प्रिंसिपल क्लोज मिल जाए, वही आपका सेंटेंस जो है कंपाउंड सेंटेंस होता है, ठीक है। जैसे यहां पे देखो, शी नाम का ये वर्ड, ठीक है, ये सब्जेक्ट आपका हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के बारे में जो बताया ये प्रेडिकेट हो गया, तो एक क्लोज तो ये आपका बन गया, ठीक है। अब ये जो शी है ना, ये बेशक क्या है, सब्जेक्ट है, और ये एंड के बाद में ये प्रेडिकेट हो गया, ठीक है, प्रेडिकेट हो गया, और इस प्रेडिकेट के लिए भी सब्जेक्ट कौन है, बेशक शी ही है। एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट, एक क्लोज ये हो गया, सब्जेक्ट शी ही है और ये प्रेडिकेट, तो एक क्लोज ये बन गया, ठीक है। दो क्लोज हो गए, और दो क्लोज को कनेक्ट किया जाता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से, ठीक है। कंजंक्शन का हमेशा ध्यान रखना होता है, हमेशा ये ध्यान रखना कि कंपाउंड सेंटेंस के अंदर जो कंजंक्शन होती है वो हमेशा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हुआ करती है, ठीक है। कैसे पहचानोगे कि कोई क्लोज जो है कोऑर्डिनेट क्लोज है या कोई कंजंक्शन कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत रहती है, ठीक है। तो बिल्कुल इजी तरीका है याद रखने के लिए, ये एक्रोनिम याद रखना, फैन बॉयज एक्रोनिम है ये, फैन बॉयज, ठीक है। 7 लेटर्स हैं, FANBOYS, ठीक है। हर लेटर एक कंजंक्शन को बताता है। F का मतलब है यहां पे फॉर, A का मतलब है एंड, N का मतलब है नॉर, B रिप्रेजेंट करता है बट को, और बताता है, O बताता है और को, Y बताता है यट को, और S का मतलब होता है सो। जब दो क्लोजेस इन कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ रखे हों, और ज्यादातर आपको या तो एंड मिलेगी या तो क्या मिलेगी, और मिलेगी, ठीक है। इनसे जब भी दो क्लोजेस को, मेन क्लोज को जोड़ दिया जाए, तो इस तरीके से आपका जो सेंटेंस बनता है वो कंपाउंड सेंटेंस बनता है, कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। तो कोई आपसे पूछता है कि कंपाउंड सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है, तो अ सेंटेंस इन विच वी हैव टू मेन क्लोजेस, टू प्रिंसिपल क्लोजेस, टू इंडिपेंडेंट क्लोजेस, दो स्वतंत्र क्लोज जिसमें मिल जाएं, दो मेन क्लोज जिसमें सेंटेंस में मिल जाएं, दो प्रिंसिपल क्लोज जिसमें मिल जाएं, वो आपका जो है सेंटेंस होता है कंपाउंड सेंटेंस। और उसके अंदर जो कंजंक्शन होगी वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होगी। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आपको पता चल चुका है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखो जरा, अब बात आती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस करके एक चैप्टर बनेगा, पूरा का पूरा कंडीशनल सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर ही बेस्ड होता है, ठीक है। टेंस चैप्टर का एक बड़ा पार्ट जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे बेस्ड होता है, ठीक है। उसके अलावा भी जो क्लोजेस होते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव, एडवर्ब में तमाम ऐसे चैप्टर हैं जिसमें सभी क्वेश्चंस जो है आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से बना करते हैं, कंजंक्शन में भी। तो देखो जरा, ए सेंटेंस मेड अप ऑफ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लोज हो, मेन क्लोज हो, एक प्रिंसिपल क्लोज होगा और एक सुबॉर्डिनेट क्लोज होगा। एक क्लोज आपका सुबॉर्डिनेट क्लोज होगा, वन और मोर सुबॉर्डिनेट क्लोज। एक प्रिंसिपल मेन क्लोज मिल जाए और एक सुबॉर्डिनेट क्लोज मिल जाए, वो सेंटेंस आपका हुआ करता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, राइट। जैसे देखो यहां पे ये वाइल नाम का वर्ड, इस वाइल कंजंक्शन को यदि आप ध्यान रखना चाहो कि कौन सी कंजंक्शन है, तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आपके पास आ चुकी हैं, फैन बॉयज होती हैं, ठीक है। फैन बॉयज एक कोऑर्डिनेट होगी, एक कंजंक्शन होती है कोरिलेटिव, जो पेयर में होती है, जोड़े में होती है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर, ईदर और, ये आपकी कोरिलेटिव कंजंक्शन होती हैं। इन जो है 7 और 3 10, इन 10 कंजंक्शन को छोड़कर बाकी जितनी भी कंजंक्शन बच जाती है मेरे भाई, वो सारी की सारी आपकी सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन कहलाती हैं। याद करने का तरीका फिर से सुन लो, जो है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन फैन बॉयज मैंने बताई, 7 कंजंक्शन आई। दूसरी कोरिलेटिव कंजंक्शन जो पेयर में होती हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर, ईदर और, ये तीन ही हैं पेयर, जोड़े में जो होती हैं। 7 + 3 हो गई 10, इन 10 को छोड़कर बाकी जितनी कंजंक्शन बच गई वो सारी कंजंक्शन सुबॉर्डिनेट हुआ करते हैं। बहुत इजीएस्ट तरीका है कि कैसे याद करोगे कौन सी सुबॉर्डिनेट है, कौन सी कोऑर्डिनेट है। फैन बॉयज बताई
कोरिलेटिव पेयर कंजंक्शंस जो हुई थी, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखो ये सुबोर्डिनेट कंजंक्शन है, तो सुबोर्डिनेट कंजंक्शन के बाद ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक क्लोज, ये जो क्लोज होगा ना ये सुबोर्डिनेट क्लोज होगा। अब जैसे इस सेंटेंस को देखो, इतना सा बोल के देखना, while she was coming down from the stairs, ठीक है। जब वो स्टेयर से नीचे आ रही थी, तो कब स्टेयर से नीचे आ रही थी ये तो हमें नहीं पता है, और जब स्टेयर से नीचे आ रही थी तो क्या, मैंने कहा while subordinate कंजंक्शन है, और subordinate कंजंक्शन के बाद जो भी क्लोज होगा वो हमेशा subordinate क्लोज होता है, ठीक है। जिधर तुम्हें सुबोर्डिनेट कंजंक्शन मिल जाए उसके बाद जो भी क्लोज आएगा वो सारा सुबोर्डिनेट क्लोज हुआ करता है, जो बच गया वो मेन क्लोज। अब सिर्फ इतना सा बोल के देखो, सुबोर्डिनेट क्लोज को हमने क्या नाम दिया, डिपेंडेंट, जो दूसरों पे निर्भर करता है, निर्भर जो होता है, ठीक है। कैसे बोल के देखो, while she was coming down from the stairs, यानी कि जब वो कमिंग डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स कर रही थी, यानी कि सीढ़ी से नीचे आ रही थी, तो जब वो सीढ़ी से नीचे आ रही थी तो क्या, ना तो बोलने वाले को क्लियर होगा कि वो क्या कहना चाह रहा है, और ना ही सुनने वाला समझ पाएगा तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कब वो नीचे सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, सुबह में, दोपहर में, शाम में, कोई मैसेज कन्वे नहीं हो पा रहा है। इसीलिए इसको हमने डिपेंडेंट क्लोज नाम दिया है। जबकि एक ग्लास स्लिप्ड फ्रॉम हर हैंड्स, उसके हाथों से एक ग्लास स्लिप हो गया, ये आपका मेन क्लोज हो गया, ठीक है। और एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लोज मेन क्लोज हो, एक सुबोर्डिनेट क्लोज हो, ठीक है, और उनको कनेक्ट जो कर रखा होता है वो बेशक सुबोर्डिनेट कंजंक्शन से कनेक्ट कर रखा होता है, ऐसे सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोला करते हैं, ठीक है। तो कोई आपसे पूछता है कि बताओ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, तो आपका सीधा सा जवाब होगा एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक मेन क्लोज होता है, एक सुबोर्डिनेट क्लोज होता है, और उनको कनेक्ट कर रखा होता है सुबोर्डिनेट कंजंक्शन से। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन फैन बॉय 7 हटा दो, कोरिलेटिव कंजंक्शन पेयर में जो होती है 3 कंजंक्शन उनको हटा दो, बाकी जो बच जाती हैं वो आपकी सारी की सारी सुबोर्डिनेट कंजंक्शन हुआ करती हैं। इस तरीके से ये आपका बनता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और जितने भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं वही आगे चल के कंडीशनल सेंटेंस बनाया करते हैं। जो सेंटेंस जो है शर्तों पर बेस्ड होते हैं, शर्तों पर आधारित होते हैं, वो सभी जो है कंडीशनल सेंटेंस भी होते हैं। आगे पढ़ोगे यदि ऐसा होता तो ये हो गया होता, ये हो जाता तो ये हो जाता, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो सभी सेंटेंस भी आपके जो है बेशक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही हुआ करते हैं। उम्मीद है बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस के दोनों टाइप मैंने आप लोगों को बताए, ठीक है। चाहे वो फंक्शन के आधार पर, उनका जो काम होता है, जो वो काम करते हैं उसके आधार पर, जो बनावट होती है उसके आधार पर, ठीक है। अलग अलग टाइप से मैंने सेंटेंसेस को बताया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियोस हैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की, आगे चल के और तमाम बातें मैं लेके आऊंगा, ठीक है। फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिलेगी, नाउन फॉर्मेशन, एडजेक्टिव फॉर्मेशन, एडवर्ब फॉर्मेशन, कैसे किसी एक वर्ड को देखते से ही तुरंत पता लगाओगे कि ये नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, जो कि आप स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा करता है, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से जितनी भी बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की 4-5 वीडियोज में मैं आप लोगों को कंप्लीट करूंगा, ठीक है। चैनल आप लोगों को पता चल गया है, अचीवर्स गुरुकुल, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। इसी नाम से टेलीग्राम है, और डिफेंस के लिए एक अलग से टेलीग्राम बना रखा है, दूसरे एग्जाम्स के लिए अलग से टेलीग्राम बना रखा है। रेगुलर तरीके से आप लोगों को वीडियोस मिलती रहेंगी। अचीवर्स गुरुकुल नाम से ही हमारी एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे फॉर्मेशन, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की फॉर्मेशन, ठीक है। तो उम्मीद है बातें समझ में आई है, और जो है आप लोग वीडियो को देखने के बाद आप एक से ज्यादा बार वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और जो है जो आपके जो भी व्यूज हैं इस वीडियो को लेके वो जरूर कमेंट में करके जरूर बताएं, ठीक है। और जो है कैसा लगा आपको ये सब देख के, ये पूरा इनिशिएटिव, ठीक है। अब रेगुलर बेस तरीके से आपकी क्लासेस होंगी। आज रात में ही 9:30 बजे बहुत ही शानदार अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए होने वाली है, जिसमें पूरा स्केड्यूल हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे।
वोकैबुलरी की वीडियोस कैसे रहेंगी, ग्रामेटिकल सेक्शन, कॉम्प्रिहेंशन, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस किस तरीके से होंगी, बहुत कुछ प्लानिंग आप लोगों के लिए कर रखी है। तो जो है वो वीडियो में भी आप जो है अपने आप को ज्वाइन करें। साथ के साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, सभी नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।